स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने समास का टॉपिक पहला भेद, समास का पहला भेद अव्ययभाव समास किया था। अब उससे आगे हम शुरू करते हैं समास का जो दूसरा भेद है द्विगु समास, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए द्विगु समास। अब द्विगु समास होता क्या है ये देखिए। द्विगु समास देखिए, द्वि मतलब संख्या, द्विगु समास, तो द्वि का मतलब है क्या है, संख्या। तो ये इसकी पहचान है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है द्विगु समास के अंदर पहला पद संख्यावाची होगा। पहला पद कौन सा होगा, संख्यावाची होगा। वैसे द्विगु समास के अंदर उत्तर पद यानी कि पिछला पद प्रधान होता है, तो लेकिन पहला पद संख्यावाची होगा। यानी कि द्विगु समास में जो समस्त पद है उसमें जो पहला पद है वो संख्यावाची विशेषण होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। और द्विगु का अर्थ क्या है, दो गायों का समूह। द्विगु समास का नाम भी है और द्विगु का अर्थ क्या होता है, दो गायों का समूह। यानी कि द्विगु समास में द्विगु शब्द में द्विगु समास ही होता है। देखिए तो डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, जहां पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, जहां पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, यानी कि जहां पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वहां द्विगु समास होता है। यह किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। ये इसके अंदर मुख्य बातें रहेंगी। यानी कि जहाँ पहला पद संख्यावाची हो और वह किसी समूह या समाहार का बोध कराए वहाँ द्विगु समास होता है। देखिए बच्चों, द्वि का मतलब ही क्या है, संख्या। तो यहाँ मेन जो बात रहेगी, पहला पद काउंटिंग को शो करे और एक ग्रुप का बोध कराए तो हम कौन सा समास कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम लिखें दोपहर, चौमासा, तिरंगा, पंचवटी, षड्रस, सप्ताह, अष्टाध्यायी, नवरात्र, नवग्रह, या हम कहें चवन्नी। ये शब्द देखिए। तो सबसे पहला शब्द क्या है, दोपहर। दोपहर का अर्थ क्या होगा, दो पहरों का समूह। यानी कि दिन के अंदर 4 पहर होते हैं, तो 2 पहरे यानी कि मॉर्निंग का सुबह का समय और दोपहर का, 2 समय से मिलकर, 2 पहरों से मिलकर ये शब्द बना है। तो हम क्या कहेंगे, 2 पहरों का समूह। पहरे यानी कि पैराग्राफ नहीं होंगे, जो दिन के जो पार्ट हैं उनकी बात यहाँ हो रही है। 2 पहरों का समूह यानी कि समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। मास यानी कि महीने, 4 मासों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। 3 रंगों का समूह। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। 5 वट वृक्षों का समूह। षड्रस, षड यानी कि 6 रसों का समूह कहें या समाहार, एक ही बात होगी। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। यानी कि सप्ताह का अर्थ क्या है, 7 दिनों का एक ग्रुप है, तो वो क्या होगा,
7 दिनों का समूह। देखिए यहाँ मैंने जितने भी शब्द लिखे हैं उन सब के अंदर पहला पद एक संख्यावाची विशेषण है और दूसरा पद एक संज्ञा है। यानी कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता नहीं बताता, लेकिन उसकी काउंटिंग का बोध जरूर कराता है। यानी कि 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 ये शब्द क्या है? यानी कि ये विशेषण है जो किसका बोध करा रहे हैं? किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। यानी कि उत्तर पद प्रधान है लेकिन पहला पद काउंटिंग को शो करता है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। अष्टाध्यायी तो 8 अध्यायों का समूह। अष्टाध्यायी का मतलब क्या है? 8 अध्यायों का समूह। नवरात्र 9 रातों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। ग्रह यानी कि नक्षत्र, 9 ग्रहों का समूह। तो ग्रह कौन से? जो नक्षत्र हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या होगी? नवग्रह हैं, नवग्रही नहीं है, री नहीं है। अगर नवग्रही होगा तो बच्चों वो यहाँ नहीं यूज होगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ नवग्रही ये जो शब्द है तो इसका प्रयोग कभी भी द्विगु समास में नहीं होता। ये प्रेफरेंस देता है। ये मुख्य उदाहरण किसका होगा? कर्मधारय समास का। लेकिन ये इसके अंदर यानी कि द्विगु समास के अंदर शामिल नहीं होगा। क्यों? पहला पद काउंटिंग को शो बेशक करता है, नव को शो करता है, नव यानी कि 9। लेकिन यहाँ एक जो ध्यान रखने वाली बात क्या है? नव मैंने नया भी होता है। जैसे हम कहते हैं नवयुवक, तो नवयुवक का मतलब 9 युवक नहीं होगा। नवयुवक का अर्थ क्या होगा? नया युवक। तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। तो नवगृही अगर बात करें, नया घर जो कर्मधारय समास के अंदर जाएगा। लेकिन अगर नवग्रह की बात करें तो 9 ग्रहों का समूह तो कहाँ जाएगा? किस समास के अंदर उसको शामिल करेंगे? द्विगु समास के अंदर उसको हम शामिल करेंगे। चवन्नी 4 आनों का समूह। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना चवन्नी अठन्नी, अठन्नी के अंदर क्या होगा? 8 अन्नों का समूह। 1 रुपये में 16 अन्ने होते हैं, 4 चवन्नी। तो चवन्नी 4 अन्नों का समूह, अठन्नी 8 अन्नों का समूह। चलिए आगे देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे अब हम कहते हैं द्विगु। द्विगु पंजाब, पंचतंत्र, सप्तसती, ये देखिए। अब द्विगु का अर्थ क्या है? द्विगु का अर्थ है 2 गायों का समूह। द्विगु का अर्थ क्या होगा? 2 गायों का समूह। और पंजाब 5 आब होती है नदियां, आब होता है पानी। लेकिन यहाँ 5 पानी का समूह तो कह नहीं सकते। तो यहाँ जो आब का अर्थ होगा वो एक तरह से नदी के रूप में होगा। 5 नदियों का समूह। तो पंजाब का अर्थ हम क्या लिखेंगे? 5 नदियों का समूह। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह। 5 तंत्रों का समूह। सप्तसती, सप्तसती का मतलब यहाँ क्या होगा? या हम कहें सप्तसई, तो इसका अर्थ क्या होगा? 700 दोहों का समूह। 700 दोहों का समूह। सतसई, तो इसका अर्थ क्या होगा? 700 दोहों का समूह। अगर हम कहें शताब्दी, अगर हम बात करें शताब्दी, तो शताब्दी का अर्थ क्या होगा? उसका विग्रह भी यही इसी तरह से ही बनेगा। सात शताब्दी, तो इसका अर्थ क्या होगा? 100 अब्दी, अब्दी यानी कि वर्ष, साल। जैसे अब्द का मतलब क्या होगा? 100 सालों का समूह, वर्षों का समूह।
साल यानी कि वर्ष, तो 100 वर्षों का समूह साल लिखें या हम वर्ष लिखें तो एक ही बात होगी। तो 100 वर्षों का समूह, तो क्या आ गया? शताब्दी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। द्विगु समास का अर्थ ही क्या है? यहाँ उत्तर पद प्रधान होगा। द्विगु समास के अंदर, कर्मधारय समास के अंदर और तत्पुरुष समास के अंदर, तीनों के अंदर उत्तर पद यानी कि पिछला पद प्रधान होता है। लेकिन यहाँ जो मेन बात है वो क्या होगी? द्विगु के अंदर पहला पद काउंटिंग को शो करेगा और किसी ग्रुप का यानी कि किसी समूह का बोध कराता है। तो ये क्लियर हो गया होगा भाई द्विगु समास के अंदर क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं हमारा द्वंद्व समास। तो द्विगु समास जहाँ पहला पद संख्यावाची हो और वो किसी समूह या समाहार का बोध कराए, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। आगे देखते हैं, अगला हमारा होगा द्वंद्व समास। अगला हमारा कौन सा होगा? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व का मतलब क्या है? प्रतिस्पर्धा। द्वंद्व का अर्थ क्या होगा? प्रतिस्पर्धा। यानी कि इसके अंदर क्या है? जब भी कंपटीशन होता है तो दो इक्वल चीज़ों के, दो इक्वल व्यक्तियों के, वस्तुओं के बीच में होता है। तो प्रतिस्पर्धा में सामने वाले जो दो होते हैं वो इक्वल होते हैं। वही चीज़ यहाँ है, यानी कि यहाँ दोनों पद प्रधान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में दोनों पद, कौन से दोनों पद? पूर्व और उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी कि ये नहीं है एक कम पावरफुल है दूसरा ज़्यादा है, नहीं, दोनों की वैल्यू प्रॉपर है। जहाँ दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करते समय, जब हम समास के समासिक पद का विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में या और एवं विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करते समय, जब हम समासिक पद का विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच की जो विभक्ति है वो क्या हो जाती है? उस दोनों पदों के बीच में या और एवं विभक्ति का प्रयोग होता है। वो कैसे हैं? यानी कि इसके अंदर दोनों शब्द इक्वल होते हैं, दोनों के अंदर पावर इक्वल है। जैसे इसमें ये नहीं है एक पद मुख्य है दूसरा गौण है, नहीं, दोनों ही पद मुख्य होंगे। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे माता पिता। हाँ, एक और बात हम यहाँ ध्यान देंगे, जो समासिक पद हैं यानी कि जो द्वंद्व समास है, इसके बीच में जो इसके 90% एग्जाम्पल रहते हैं, उदाहरण हैं, उन सब के बीच में हाइपन होता है, योजक होता है। लेकिन जब उस योजक को हम विग्रह करेंगे तो उसको हम में या और के रूप में शामिल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, तन मन धन, या हम कहें रुपया पैसा, या हम कहें दाल भात, या हम कहें दाल रोटी, या हम इडली डोसा कहें, कितने भी शब्द ले लीजिए वो इसके अंदर शामिल होंगे। द्वंद्व समास के अंदर एक और जो मुख्य बात रहेगी वो क्या रहेगी? इसके अंदर जो शब्द होंगे वो एक जोड़े के रूप में होंगे। वो जोड़े किस तरह के होंगे? दो प्रकार से उनका प्रयोग होगा, या तो वो एक दूसरे के विलोम होंगे,
वो जो जोड़े हैं वो एक दूसरे के विलोम होंगे, लेकिन कभी भी द्वंद्व समास के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा जो एक ही मीनिंग को शो करते हों। जैसे हमने अव्ययी भाव समास के अंदर बात की थी, पल पल, बीच में हाइपन है, योजक है, लेकिन वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किसका? द्विगु का, यानी कि द्वंद्व का उदाहरण नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई थी सेम मीनिंग के साथ। लेकिन अगर बात हो द्वंद्व समास की तो यहाँ पर दोनों ही शब्द एक जोड़े के रूप में होंगे, अलग अलग मीनिंग के साथ होंगे, या उनके अंदर तुल्य सूचक, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के अंदर कंपैरिजन करते होंगे। तो इनका विग्रह देखते हैं। माता पिता, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? माता और पिता। विग्रह क्या बनता है? माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। दाल रोटी, दाल और रोटी। तन मन धन, यानी कि तन मन और धन। ये इनका ये समासिक पद यानी कि समस्त पद रहेंगे और ये इनका विग्रह हो गया है। रुपया पैसा, तो हम क्या कहेंगे? रुपया और पैसा। दाल भात, दाल और भात, दाल और भात। तो इन शब्दों के बीच में हमने क्या लिखा है? यानी कि जो हाइपन था, योजक था, उसका प्रयोग किस रूप में? यानी कि इन शब्दों को जोड़ने के लिए हुआ। लेकिन जब हमने इनका विग्रह किया तो जो योजक है उसका अर्थ क्या हो जाता है? दोनों पदों में या और एवं विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें ठंडा गरम, तो हम कहते हैं ठंडा या गरम। क्लियर है बात? आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो मेन बात समझने की है वो क्या है? जरूरी नहीं है कि जहाँ ये हाइपन हो, डैश बीच में योजक हो, वो हमेशा द्वंद्व समास का उदाहरण हो। अभी 2 मिनट पहले भी मैंने बताया है। जैसे हम बात करें पल पल, तो हाइपन तो इसके बीच में भी है, लेकिन यानी कि योजक तो है, लेकिन ये अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो विग्रह है वो पल और पल नहीं होता। क्या कहलाएगा? पल पल, यानी कि हर पल, प्रतिपल। तो यहाँ एक ही शब्द की सेम आवृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है, जिस कारण ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ बात हुई किसकी? बीच में जिसके हाइपन है, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जिसके बीच में योजक नहीं होता, लेकिन फिर भी वो किसके उदाहरण माने जाते हैं? द्वंद्व समास के। क्यों हैं और कैसे हैं वो देखिए। जैसे अब अगला शब्द हमारा है देवासुर। भीमार्जुन, या हम कहें कृष्णार्जुन। आबो हवा, हम क्या कहें? आबो हवा। या हम कहें धर्माधर्म। आबो हवा, धर्माधर्म। या मैं कहूँ न्यूनाधिक, हम कहें न्यूनाधिक। चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहला हमारा शब्द है जैसे देवासुर। देवासुर का अर्थ क्या होगा? देवासुर, जब हम इन शब्दों का विच्छेद करते हैं संधि के आधार पर, तो देवासुर का अर्थ क्या है? देव असुर, 2 शब्दों से मिलकर बना है। देव प्लस असुर, आ में आ जुड़ के आ बन गया है, तो संधि विच्छेद इस तरह से होगा। स्वर संधि का ये दीर्घ का पार्ट है, उदाहरण है। लेकिन यहाँ बात हो रही है किसकी? समास की। तो देवासुर में देव और असुर 2 शब्दों का मेल है, तो यहाँ पर हम यानी कि योजक का प्रयोग किसी भी शब्द में नहीं हुआ है। लेकिन जब हम इनका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय दोनों शब्दों के बीच में और शब्द जरूर आया है, यानी कि जो एक विभक्ति के रूप में था,
इसका विग्रह करते समय सामने आया है। तो देव और असुर यानी कि देवता और राक्षस, इस तरह से ये दोनों भी शब्द एक दूसरे के एंटी हैं, विपरीत हैं। भीमार्जुन, तो विग्रह क्या होगा? भीम और अर्जुन। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। आबो हवा, तो आब यानी कि पानी और हवा। धर्माधर्म, ये भी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। धर्म और अधर्म दो शब्दों से जुड़ा तो क्या कहलाया? धर्माधर्म। तो यहाँ पर भी विग्रह क्या हो जाएगा? धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म। न्यूनाधिक, तो न्यून और अधिक, तो न्यूनाधिक का विग्रह क्या हो जाएगा? न्यून यानी कि कम, अधिक मैंने ज़्यादा। तो ये शब्द भी क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, एंटी हैं, दोनों शब्दों में प्रतिस्पर्धा है। तो इन शब्द, जितने भी शब्द हैं सबके बीच में आपने देखा होगा किसी भी शब्द के बीच में हाइपन यानी कि डैश नहीं है, लेकिन सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? द्वंद्व समास के। क्यों? क्योंकि जब हम इनका विग्रह करते हैं तो बीच में विभक्ति क्या आती है? और अथवा या, इसका प्रयोग होता है, जिस कारण इनको हम द्वंद्व समास के अंदर शामिल करते हैं। तो ये हमारे किसके उदाहरण हैं? द्वंद्व समास के। क्लियर हो गया बात? चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि बीच में हाइपन है, दोनों ही एंटी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, विलोम हैं, तो भी द्वंद्व समास होगा। दोनों शब्दों से मिलकर नया शब्द बना है तो भी वो उसका उदाहरण माना जाता है। या जैसे हम कहते हैं, 2 मिनट पहले जैसे बात हुई थी, पाप पुण्य, तो इसमें तो बीच में हाइपन है, योजक है, विग्रह क्या बन जाएगा? पाप और पुण्य। पाप और पुण्य। अब यहाँ एक मेन शब्द देखते हैं। जैसे अब मैं एक शब्द लिखूं 31, क्या है? 31 लिखें, या मैं लिखूं 12। 31 लिखूं या मैं कहूं 12। तो देखिए ये किसके उदाहरण हैं? यहाँ पहला पद यानी कि इक और द्वय, दोनों ही पद किसको शो करते हैं? किसी संख्या का बोध करा रहे हैं। एक मैंने भी संख्या है और द्वय यानी कि 2 मैंने भी संख्या है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है? ये दोनों के दोनों ही द्विगु समास के उदाहरण नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 31 और 12 या 21 हो, 61 हो, इस तरह के जो काउंटिंग वाले शब्द हैं वो किसके उदाहरण हैं? सारे नहीं कहेंगे, कई एक अलग भी जुड़ जाएंगे अगर उसके साथ संज्ञा होगी तो। अब 31 का मतलब क्या है? 1 और 30, यानी कि 1 और 30। विग्रह करते समय बीच में क्या आया? और। पहला पद भी क्या है? संख्या, दूसरा पद भी क्या है? संख्या। लेकिन ये दोनों ही, यानी कि जहाँ पहला और दूसरा पद दोनों ही संख्यावाची हैं, फिर भी ये द्विगु समास के उदाहरण नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि इनका विग्रह करते समय बीच में क्या आ जाता है? और ये जो पहचान है वो किसकी है? द्वंद्व समास की है, द्विगु समास की नहीं है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। 12 का अर्थ क्या होगा? 2 और 10। 12 का अर्थ क्या होगा? 2 और 10। तो यहाँ पर भी दोनों शब्दों के बीच में क्या आ जाता है? और, जिस कारण ये किसके उदाहरण माने जाएंगे? द्वंद्व समास के, ना कि द्विगु समास के। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, वो क्या रहेगी? वो देखिए, जहां भी द्विगु समास होगा पहला पद विशेषण होगा यानी कि संख्या होगी, लेकिन दूसरा पद क्या होगा? एक संज्ञा का भाव होगा। दूसरा पद एक संज्ञा के रूप में होगा क्योंकि विशेषता है, यानी कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है? या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। लेकिन यहाँ दोनों ही पद संज्ञा हैं,
सॉरी दोनों ही पद संख्या हैं, तो जिसके कारण यहाँ कौन सा समास रहेगा, द्वंद्व समास रहेगा, द्विगु समास नहीं रहेगा। ये आप लोगों को ध्यान से सीखना है, ध्यान से समझना है। आशा करती हूँ आपको द्विगु और द्वंद्व समास में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्लियर हो गया होगा। लास्ट वीडियो में हमने समास का अव्ययभाव यानी कि पहला पद जिसके अंदर प्रधान था, पहला जो भेद है अव्ययभाव किया था। इस वीडियो के अंदर हमने द्विगु और द्वंद्व समास किया है, यानी कि दोनों के अंदर अंतर क्या है वो किया है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल अत्रि जीए जोन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम समास का चौथा, पांचवा, छठा यानी कि कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास, इनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।